हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में आगे बढ़ते हैं और एक नए क्लास की ओर, एक नए टॉपिक की ओर देखते हैं। साइमन कमीशन। याद रखिएगा, इससे पहले मैंने वीडियो में आप लोगों को बता दिया था क्लास में कि स्वराज पार्टी की स्थापना कैसे होती है। और अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, साइमन कमीशन को लेकर के क्या क्या विवाद हुए थे, साइमन कमीशन को लेकर के भारत के अलग अलग राज्यों में क्या विरोध हुए थे, उनके प्रमुख नेता कौन थे, और साइमन कमीशन का प्रभाव क्या पड़ा। और साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट लाया गया और नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान था वो हमें देखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हमें देखना है जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला। तो याद रखिएगा, ये तीन ऐसी रिपोर्टें हैं जो एक के बाद एक आई हुई है, तो इनका क्रम आपको मिलाने को आता है कि इनको क्रम कैसे मिलाया जाए। जैसे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले साइमन कमीशन आया, जहां संवैधानिक चुनौतियां और राजनीतिक उथल पुथल का ये दौर था। साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन के विरोध में ही जिन्ना क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट लाई गई। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री फार्मूला दिया। तो साइमन कमीशन से जिन्ना तक 14 सूत्री जो मांगे की गई थी, 1927 से लेकर के 1929 तक के सफर को हम आज इसमें देखेंगे। और मुख्य रूप से तीन रिपोर्ट को देखेंगे: साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला क्या था, किस बात को लेकर के विवाद था और क्या उसमें इंपॉर्टेंस था। और तीनों रिपोर्ट के बारे में इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का देखते हैं तो क्रम मिलाने को आ जाता है कि पहली कौन सी घटना घटी थी, दूसरी कौन सी घटना, तीसरी कौन सी घटना। तो उन घटनाओं को जब तक हम क्रम नहीं याद रखेंगे, उन घटनाओं के बारे में नहीं जानेंगे, तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम साइमन कमीशन को देखेंगे। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, फिर नेहरू रिपोर्ट क्यों लाई गई और जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला क्यों लाया गया। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक प्रमाणित दस्तावेज के रूप में इसको हम जानते हैं। एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, याद रखना, साइमन कमीशन आया क्यों। साइमन कमीशन आने का प्रावधान यह था कि 1919 का जो अधिनियम आया था, जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम था, 1919 के अधिनियम में ये लाया गया। तो उसमें एक प्रावधान ये जोड़ा गया था कि 10 वर्षों के बाद इस कानून की समीक्षा की जाएगी कि उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में कितना ये सफल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब लाया गया तो 10 वर्ष के बाद समीक्षा का प्रावधान इसी में किया गया था, इसी अधिनियम में। तो उसी के चलते 10 साल बाद सुधार का के लिए एक आयोग गठित करने का प्रावधान 1919 के अधिनियम में ही कर दिया गया था कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कि जिस उत्तरदायी सरकार को हमने भारत में स्थापित किया था उसने कितना अचीव किया है और कितना अचीव नहीं किया है, क्या आगे कोई और संवैधानिक प्रावधान भारत में लागू किया जाए या भी इसी को चलने दिया जाए। इसी सबको लेकर के एक आयोग गठित करने का प्रावधान था। तो अगर आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछ दिया जाए कि साइमन कमीशन क्यों भारत आया था, तो एक शब्द में हम कहेंगे उसका उद्देश्य था 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। इसी उद्देश्य के साथ वो भारत आया था। लेकिन इसको आना था 10 साल के बाद। इसका प्रावधान यहां साफ साफ लिखा है कि प्रावधान 10 साल के लिए था, कि 10 साल बाद आएगा। तो आना था 1929 में, लेकिन साइमन कमीशन आया 1927 में, 2 वर्ष पहले आ गया। क्यों आ गया भाई, ये भी पीछे कारण है कि 2 वर्ष पहले ही क्यों आ गया। तो समय से 2 वर्ष पूर्व ही समीक्षा की घोषणा कर दी गई कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा की जाएगी, लेकिन 2 वर्ष पहले। कारण क्या था, आशंका क्या थी कि ब्रिटेन की तत्कालिक कंजर्वेटिव सरकार, प्रधानमंत्री वाल्डविन को 1928 के चुनाव में लेबर पार्टी की जीत का डर था। जो लेबर पार्टी थी ये भारत के प्रति सहानुभूति रखती थी और कंजर्वेटिव पार्टी भारत का घोर विरोधी थी। और कंजर्वेटिव पार्टी को लगा कि जब 1928 में चुनाव होगा तो हो सकता है लेबर पार्टी की सरकार आ जाए, और अगर लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी तो होगा क्या कि वो भारत के हित के लिए काम करेगी और ऐसा प्रावधान ला देगी जिसका कोई
जो है भारत के लिए ज्यादा हित हो, क्योंकि लेबर पार्टी के नेताओं ने भारत के प्रति सहानुभूति कई बार दिखाई थी। इसी डर से कंजर्वेटिव सरकार ने जल्दबाजी में, जिसको 29 में लाना था जिस कमीशन को, उसको 27 में ही ले आए 2 साल पहले, क्योंकि 28 में चुनाव था और 29 में जब 28 में चुनाव जीत जाती अगर लेबर पार्टी, तो हो सकता है कि 29 में जब चुनाव आयोग बनाती तो भारत के हित में काम हो जाता। तो ये डर उनके अंदर बैठा हुआ था। कारण कंजर्वेटिव नहीं चाहते थे कि भारत के प्रति सहानुभूति रखने वाली लेबर पार्टी भारत के वैधानिक आयोग की नियुक्ति करे। मैंने अभी जो बताया वही इनको आशंका थी, कि कारण था कंजर्वेटिव नहीं चाहते थे कि भारत में संवैधानिक सुधार हो, और किसी कीमत पर जो है लेबर पार्टी भारत के प्रति सहानुभूति न रखने पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 साल पहले ही आ गया साइमन कमीशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये बात याद रखिएगा कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, साइमन कमीशन आने का उद्देश्य क्या था, 2 साल पहले क्यों लाया गया, ये सब चीजें याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। तो इसीलिए एक एक चीज को मैंने यहाँ बता दिया है कि आयोग आया क्यों, 2 साल पहले क्यों आया। इन छोटी छोटी बातों को जब तक हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, इसको हमें समझना है कि क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद है ना, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया था, क्योंकि इसमें सारे अंग्रेज ही थे, कोई भारतीय इसमें नहीं था, और सारे अंग्रेज होने की वजह से ही इसे श्वेत कमीशन कहा गया। 8 नवंबर 1927 को एक कमीशन की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जो लिबरल पार्टी से थे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं कि साइमन कमीशन में जो साइमन थे वो किस पार्टी से थे ब्रिटेन के, तो लिबरल पार्टी से थे। प्रमुख सदस्य में क्लेमेंट एटली भी थे, जो आगे चल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से थे, सहित कुल 7 अंग्रेज सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में 7 अंग्रेज सदस्य थे, और 7 अंग्रेज होने की वजह से इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है। वायसराय की भूमिका, उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। तो इरविन के सुझाव पर भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया। ये क्वेश्चन आया है, अभी आया था, पूछा गया था कि साइमन कमीशन में भारतीयों को न रखा जाए, ये किसका सुझाव था। तो ये सुझाव लॉर्ड इरविन वायसराय का था। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। ठीक है, दूसरा, भारतीयों का क्या कहना था। बहिष्कार का कारण क्या था कि भारत के भविष्य और संविधान का फैसला करने वाले आयोग में एक भी भारतीय का न होना राष्ट्रीय गौरव का सीधा अपमान था। ये भारतीयों की नजर में ये था कि भारत के भविष्य की फैसला करने जा रहे हो, भारत के संविधान का फैसला करने जा रहे हो, और आप आयोग में एक भी भारतीय सदस्य ना हो, तो ये हमारा अपमान है, राष्ट्रीय गौरव का अपमान है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीयों ने निर्णय लिया, कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, और साइमन कमीशन का विरोध व्यापक स्तर पर किया जाएगा, और किसी कीमत पर जो है इस आयोग के कार्य को बाधित किया जाएगा, कार्य नहीं करने दिया जाएगा। और कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम साइमन कमीशन का विरोध व्यापक स्तर पर करेंगे। तो किसके कहने पर भारतीयों को नहीं रखा गया, ये याद रखिएगा। 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, क्लेमेंट एटली भी इसके सदस्य थे लेबर पार्टी से, और साइमन जो है लिबरल पार्टी से थी। ये बात याद रखिएगा। और भारतीय दृष्टिकोण क्या था, ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस ने तो साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया, लेकिन भारत के कुछ लोग और कुछ राजनीतिक पार्टियां निर्णय लिया कि नहीं, हम साइमन कमीशन का समर्थन करेंगे। तो साइमन कमीशन का समर्थन किया मुस्लिम लीग ने, सफी गुट ने, मद्रास की जस्टिस पार्टी ने, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के डिफरेंस क्लास एसोसिएशन ने। इन लोगों ने निर्णय लिया कि हम साइमन कमीशन का विरोध नहीं करेंगे, हम साइमन कमीशन का समर्थन करेंगे। इसी आधार पर जो है निर्णय ले लिया गया, और यह हुआ कि साइमन कमीशन भारत आएगा, और वो आकर के अलग अलग शहरों में जाएगा,
अलग अलग वर्ग से मिलेगा और उनकी समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है। साइमन कमीशन का अगर प्रतिरोध का मानचित्र देखा जाए तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने विरोध करना शुरू किया। तो किस क्षेत्र में कौन साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था, इसको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बंबई, क्योंकि साइमन कमीशन का आगमन बंबई ही होना था, पानी के जहाज से उनको आना था। तो बंबई की बात करते हैं। 3 फरवरी 1928 को आयोग का आगमन हुआ। देशव्यापी हड़ताल और काले झंडे दिखाए गए और यूसुफ मेहर अली द्वारा यह नारा दिया गया था, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का जो नारा दिया गया था, लिखा गया था, ये यूसुफ मेहर अली ने लिखा था साइमन गो बैक का नारा, लेकिन नारे के रूप में इस्तेमाल लाला लाजपत राय ने किया था व्यापक स्तर पर। ये बात याद रखिएगा कि यूसुफ मेहर अली द्वारा ही साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। मद्रास की, याद रखना, मद्रास की टी प्रकाशन, आंध्र केसरी जिसे कहा जाता है, ने पुलिस की बंदूकों के सामने सीना तान दिया और कहा कि गोली मारना है मार दो, लेकिन हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे तो करेंगे, ये निर्णय ले लिया गया। लखनऊ में, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया और खली कुजमा के नेतृत्व में काले गुब्बारों से विरोध किया गया। लखनऊ में विरोध करने का एक अलग तरीका था, काले गुब्बारे पर साइमन गो बैक लिखा गया और जब आयोग लखनऊ आया तो काले रंग की पतंग भी उड़ाई गई और उस पर लिखा था साइमन गो बैक, और उस पतंग को ऐसा काटा गया कि जहां साइमन कमीशन जिस होटल में रुका था वहां जाकर के पतंग गिरी। इस तरह का विरोध लखनऊ में किया गया था। जब लखनऊ में लाठी चार्ज हुआ तो नेहरू के ऊपर लाठियों से मारा जा रहा था नेहरू को, तो नेहरू के ऊपर लेट गए थे गोविंद बल्लभ पंत और गोविंद बल्लभ पंत के दोनों पैर टूट गए। उसी के बाद गोविंद बल्लभ पंत जीवन भर चेयर पर ही रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं ये और भारत रत्न इनको दिया जाता है बाद में। और याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत के जो पैर टूट गया था, व्हील चेयर पे थे, उन्होंने साइमन कमीशन के समय नेहरू की जो लाठी थी वो खुद खाए थे। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना जरूरी है। तो लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। बिहार में अगर कहा जाए तो राजेंद्र प्रसाद इनके नेतृत्व में हुआ था। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया। पुलिस अधीक्षक JS स्कॉट द्वारा लाला लाजपत राय पर जानलेवा लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किसने किया था, याद रखिएगा, JA स्कॉट द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इन्हीं को मारने का प्लान बनाया था, स्कॉट को ही मारने का प्लान बनाया गया था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा, लेकिन गलती से सैंडर्स मारा गया था। जो सैंडर्स हत्याकांड हम लोग पढ़ते हैं वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, स्कॉट के कहने पर लाठी मारा गया और लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। ये बहुत बड़ा जो है भारत के सामने एक जो है क्या कह सकते हैं कि अंधकार का युग हो गया, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हमारे बीच से चला गया। लोगों ने दुख प्रकट किया अपने अपने तरीके से, चाहे अंग्रेज हो और चाहे भारतीय हो। अगर इनको देखते हैं तो एक शहादत जिससे साम्राज्य को हिला दिया। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की लाठियों से जो प्रहार हुआ उससे इनकी डेथ हो जाती है और महात्मा गांधी ने इनके मृत्यु पर क्या कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। ये लाइन पूछा जाता है कि ये लाइन लाला लाजपत राय के बारे में किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, या महात्मा गांधी ने या किसके बारे में कहा था, तो लाला लाजपत राय के बारे में कहा था जब उनकी डेथ हो जाती है। याद रखना, मोतीलाल नेहरू ने शांति दूतों में राजकुमार कहा था, प्रिंस एमंग पीस मेकर्स। ठीक, शांति दूतों में राजकुमार की संज्ञा लाला लाजपत राय को मोतीलाल नेहरू ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय जब लाठियों से मारा गया और हॉस्पिटल में वो एडमिट थे तो उन्होंने एक लाइन कही थी। ये लाइन क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये लाइन लाला लाजपत राय ने कही थी
ताबूत होता है जिसमें ईसाई धर्म के लोग जब कोई मर जाता है तो ताबूत में रखते हैं, और जब आखिरी कीली ठोक देते हैं तो फिर उसको फिर कभी खोला नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा था कि जो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई, इस ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, जिसको ठोकने के बाद फिर उस ताबूत को खोला नहीं जा सकता है। ये लाला लाजपत राय ने कहा था। इसके अलावा जिन्ना ने क्या कहा था? जिन्ना ने इसे भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहा, जबकि जॉन साइमन ने एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता का अवसान माना। इस साइमन कमीशन ने भी कहा था किसके बारे में? लाला जी के बारे में। इनको पंजाब केसरी कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भगत सिंह ने इन्हें अपना गुरु माना था, और जब इनकी हत्या हुई तभी उन्होंने स्कॉट को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन लाहौर में मारा गया किसको? सैंडर्स को मारा गया। तो सैंडर्स हत्याकांड इसी से जुड़ा हुआ है, साइमन कमीशन के विरोध को लेकर के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था। पहली बार याद रखिएगा, ये आया था फरवरी और मार्च 1928 को। पहले बार में भारत के कुछ राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में गया और जाकर के रिपोर्ट तैयार किया। फिर साइमन कमीशन दूसरी बार फिर भारत आता है। वो आता है अक्टूबर में 1928 से और अप्रैल 1929 तक साइमन कमीशन आया। तो 2 बार साइमन कमीशन आया और आकर के उसे जो रिपोर्ट तैयार किया, वो रिपोर्ट याद रखिएगा 27 मई 1930 को ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जब प्रकाशित की गई है तो उसकी डेट 27 मई 1930 है। ये बात याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट के बाद, जिन्ना के 14 सूत्री फार्मूला के बाद नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, ये बात याद रखिएगा। तो नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई, वो साइमन कमीशन रिपोर्ट जब प्रकाशित की गई तो डेट याद रखिएगा 27 मई 1930 को प्रकाशित की गई थी। बाद में साइमन कमीशन में कहा क्या गया था कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करना, द्वैध शासन की समाप्ति। 1919 के अधिनियम के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो इसने कहा, साइमन कमीशन ने, कि जो प्रांतों में द्वैध शासन है उसको समाप्त कर दिया जाए, याद रखिएगा, उत्तरदायी शासन लागू किया जाए। बर्मा को भारत से पृथक करना, सिंध और उड़ीसा को नए प्रांत को बनाना, ये कहा इसने। और बाद में 1935 के अधिनियम के तहत इसको किया भी गया। तो याद रखना, बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान, ये सिफारिश साइमन कमीशन ने ही किया था। सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए जाएं, ये भी सिफारिश जो है साइमन कमीशन ने किया। भारत में एक संघीय सरकार की स्थापना की जाए, एक यूनियन गवर्नमेंट बनाई जाए, और उच्च न्यायालयों को भारत सरकार के अधीन किया जाए। जो उच्च न्यायालय है वो भारत सरकार के अधीन रहे। ये सारे प्रावधान साइमन कमीशन ने कर दिया। और साइमन कमीशन के विरोध में, याद रखिएगा, भारतीय प्रतिक्रिया क्या हुई कि सर शिव स्वामी अय्यर का प्रसिद्ध कथन है, यह रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। जब ये रिपोर्ट तैयार की गई तो सर शिव स्वामी अय्यर ने कहा कि इसको रद्दी के टोकरी में फेंक दो, ये रिपोर्ट उसी लायक है। तो कभी कभी ये सब वाक्य भी पूछ देते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो गई, लेकिन प्रकाशित तो मई 1930 में हुई है। अब साइमन कमीशन का जब विरोध होने लगा चारों तरफ, 2 बार आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पर जानलेवा हमला भी कई बार हुआ। तो एक ब्रिटिश सचिव थे, लॉर्ड बर्किंगहेड, की चुनौती क्या हुई? भारत सचिव ये थे, और भारत सचिव लॉर्ड बर्किंगहेड ने कहा, एक चुनौती दिया भारतीयों को, और कहा कि भारतीय एक ऐसा संविधान बना करके दिखाएं जो सभी राजनीतिक दलों और संप्रदायों को मान्य होगा, उसको हम मान लेंगे, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को हम कैंसिल कर देंगे। जो रिपोर्ट भारतीय देंगे उसी रिपोर्ट को हम आगे बढ़ा देंगे। लेकिन चुनौती क्या है? 2 चुनौती है। पहला, सभी राजनीतिक दल उसको मान्यता दें, क्योंकि उनको पता था कि भारत के राजनीतिक दलों में विचारधारा के आधार पर लड़ाई है। मुस्लिम लीग कांग्रेस का कहना नहीं मानेगा और कांग्रेस मुस्लिम लीग का कहना नहीं मानेगा।
तो इसको तो पता था कि मेरी जीत भी तय है और मैं चुनौती दे दूंगा कि भारतीय एक होकर के दिखा दे। बात समझ में आया? ये बात इसको मालूम था। तो सभी राजनीतिक दल इस सभी पे याद रखिएगा। और दूसरा, संप्रदायों को मान्य हो, सभी संप्रदाय को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो या फिर कोई भी समुदाय के, सिख हो, उनको अगर मान्य हो जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये दो चुनौती के साथ इसने जो है भारतीयों के सामने चुनौती रख दिया कि सभी राजनीतिक दल और सभी संप्रदाय अगर मान लेते हैं जो भारतीय कानून बनाएंगे तो मैं साइमन कमीशन को रोक दूंगा और उसी रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन बुला लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीयों ने तुरंत उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। हमारे जीन में चुनौती स्वीकार करना हमारे जीन में है, चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन चुनौती स्वीकार करना भारतीयों की जीन में है। ध्यान देना, तुरंत जो है यह हुआ कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाओ, क्योंकि यहाँ सभी राजनीतिक दल की बात हो रही है ना, सभी संप्रदाय की बात हो रही है। तो तुरंत जो है एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें और हर धर्म के लोगों को बुलाया गया, आओ और आकर के बात करो। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई दिल्ली में, दिल्ली सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी को बनाया गया और कहा गया सब राजनीतिक दल आए और आकर के दिल्ली सम्मेलन में इकट्ठा हो और हम लोग जो चुनौती मिली है उस चुनौती को हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा कानून बना के दिखाते हैं। प्रारूप समिति मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में और जवाहरलाल नेहरू उसके सचिव थे। तो नेहरू रिपोर्ट में नेहरू मोतीलाल नेहरू है, याद रखिएगा, और उसी समिति में सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी सम्मेलन में यह तय कर लिया गया कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग शामिल होंगे और मिल करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे साइमन कमीशन के विरोध में और उसको फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, अध्यक्ष थे, इसलिए उसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू उसके सचिव थे। समिति की विविधता देखा जाए तो तेज बहादुर सप्रू उदारवादी पार्टी से थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से थे, अली इमाम और शोएब कुरैशी मुस्लिम लीग से शामिल किए गए, M.S. आणे और जयकर आपका हिंदू महासभा शामिल किए गए, मंगल सिंह सिख धर्म से आए और N.M. जोशी मजदूर संघ से आए और सबको शामिल किया गया। नेहरू रिपोर्ट में मेंबर कौन कौन है, किस पार्टी जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। और सबको बुलाया गया और बैठक शुरू हो गई और एक रिपोर्ट तैयार की गई, नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान थे, इस पे आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में भावी भारत का ब्लूप्रिंट के तहत तैयार किया गया। नेहरू रिपोर्ट में अगर पूछा जाता है कि नेहरू कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू इसी नेहरू रिपोर्ट के सदस्य थे, वो सचिव थे। नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया, एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, 19 मौलिक अधिकार, महिलाओं को समान अधिकार सहित 19 मौलिक अधिकार दिए जाए। तो पहली बार मौलिक अधिकार की डिमांड नेहरू रिपोर्ट में की गई है, याद रखिएगा। संवैधानिक वयस्क मताधिकार अर्थात तो याद रखिएगा 19 मौलिक अधिकारों की मांग और महिलाओं के जो है सम्मान के साथ किया गया, पहली बार बता दिया हूं, इस चीज को याद रखिएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात सभी को मत देने का अधिकार दिया जाए, ये नेहरू रिपोर्ट में कहा गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि सभी वयस्क, चाहे कोई भी वर्ग हो, जाति हो, धर्म हो, कोई मतलब नहीं है, सबको वोट देने का अधिकार दिया जाए। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। सिंध और आपका जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, दो नए प्रांत बनाए जाए। सिंध भी एक नया प्रांत बनाया जाए और सिंध को नया प्रांत बनाने का प्रावधान साइमन कमीशन में भी था। और भाषाई आधार पर प्रांत तो गठन किया जाए, ये कांग्रेस ने कहा। कब कहा? नेहरू रिपोर्ट में कहा, ये बात याद रखिएगा। आधार क्या था कि पूर्ण औपनिवेशिक राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाएगा। भारत का सभी राज्य हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, कोई विशेष धर्म नहीं होगा। शिखर, केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार, द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की जाए, ये नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई। और संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखी जाए,
ये सारे प्रावधान किए गए और ये नेहरू रिपोर्ट में डिमांड की गई। नेहरू रिपोर्ट में ये सारे प्रावधान को शामिल किया गया। अब नेहरू रिपोर्ट में ये सब प्रावधान को जब शामिल किया गया तो आगे चल के विवाद कहाँ खड़ा हो गया, और मुस्लिम लीग के सदस्य जो नेहरू रिपोर्ट में शामिल है वो नेहरू रिपोर्ट को मानने से इंकार कर दिया। तो ऐसा क्या था उसमें, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा बदलाव निर्वाचन प्रणाली का मुद्दा। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को कैंसिल कर दिया जाए, इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। किसको? पृथक निर्वाचन प्रणाली को, और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को लागू किया जाए। तो ये लागू किया जाए, इसको कैंसिल कर दिया जाए। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 के अधिनियम के तहत, माले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को मिला हुआ था। तो मुस्लिम लीग ने का कहना था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त ना किया जाए, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि इसको समाप्त कर दिया जाए। और इसी बात को लेकर के जिन्ना नाराज हो गए और जिन्ना ने कहा हम मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। और बर्कले हेड को मालूम था ये बात को कि चुनौती तो मैं दे रहा हूं, तो भारतीयों में जब एकता ही नहीं है, ये आपस में खुद लड़ मर रहे हैं, तो नेहरू रिपोर्ट को क्या मानेंगे। कोई भी रिपोर्ट बनने को बनाने, तो उनको इस बात से वो निश्चित थे। और जैसे पृथक निर्वाचन व्यवस्था के प्रावधान को मुस्लिम लीग और जिन्ना ने देखा, तुरंत सभा से उठ के चले गए और कहा कि मैं किसी कीमत पर नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानूंगा। और बर्किन हेड ने शर्त रखा था कि सभी राजनीतिक दल माने। तो जितने भी मुस्लिम पार्टियां थी वो सब उठ के चली गई और नेहरू रिपोर्ट धराशायी हो गया, खारिज हो गया। याद रखिएगा। और जो है इसे अपनाया गया, लेकिन एक शर्त के साथ। मुस्लिम लीग ने कुछ चीजों को तो अपनाया, लेकिन एक शर्त के साथ। अल्पसंख्यक आरक्षण केवल उन प्रांतों व केंद्र में जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं वहां जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। बहुसंख्यक क्षेत्र पंजाब और बंगाल जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे में कोई आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। ये बात कहा गया कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां पे आरक्षण नहीं मिलेगा, पंजाब और आपका बंगाल में। ये प्रावधान को देख करके जिन्ना नाराज हो गए, और इस प्रावधान को देख करके जिन्ना नाराज हो गए कि अल्पसंख्यकों के अधिकार सीमित किए जा रहे हैं और पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दोगे तो मैं नहीं मानूंगा। और इसी पॉइंट के आधार पर जिन्ना उठ के चले गए। मुस्लिम लीग ने मानने से नेहरू रिपोर्ट को इंकार कर दिया और नेहरू रिपोर्ट धराशायी हो गई। तो जिस चैलेंज के साथ किया गया था कि सभी राजनीतिक दल और सभी संप्रदाय के लोग अगर मान जाएंगे तभी हम नेहरू रिपोर्ट को मानेंगे और साइमन कमीशन को खारिज कर देंगे। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया कि जब तुम्हारे अंदर एकता ही नहीं है, अब साइमन कमीशन को ही आगे बढ़ा दिया गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत में गोलमेज सम्मेलन, वह लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, जहां भारतीयों को आने का न्योता दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोलमेज सम्मेलन जो लंदन बुलाया गया था, किस रिपोर्ट बुलाया गया था, किस रिपोर्ट पर जो है डिस्कशन करने के लिए बुलाया गया था, तो वो था साइमन कमीशन रिपोर्ट। लेकिन अगर भारत के सभी लोग मान लिए होते, तो नेहरू रिपोर्ट को मान लिए होते, तो नेहरू रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता, साइमन कमीशन पर नहीं, तो इतिहास कुछ और होता। लेकिन चूंकि इस प्रावधान के कारण जिन्ना मुस्लिम लीग ने और अन्य मुस्लिम पार्टियों ने मानने से इंकार कर दिया और नेहरू रिपोर्ट खारिज हो गई, और इस आधार पर जो है ये जो है एक तरह से कह सकते हैं शून्य आ गया, राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। वैचारिक टकराव, कांग्रेस के भीतर का संघर्ष क्या शुरू हुआ, कांग्रेस के भीतर भी लोग विरोध करना शुरू कर दिए। डोमिनियन स्टेट, औपनिवेशिक स्वराज की मांग। यहां डोमिनियन स्टेट का मतलब बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बता देता हूं। डोमिनियन स्टेट का मतलब यह होता है औपनिवेशिक स्वराज, कि जो राज्य का देश का सर्वे सर्वा हो अंग्रेज बने रहे, लेकिन विधानसभा विधान परिषद के सारे अधिकार भारतीयों को दे दिए जाए, तो इसको औपनिवेशिक स्वराज कहा जाता है। पूर्ण स्वराज नहीं कहते। पूर्ण स्वराज का मतलब हो गया पूरी व्यवस्था भारतीयों के अधिकार में हो जाए, लेकिन यहाँ पर डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि संवैधानिक पद पर अंग्रेज बने रहें, गवर्नर बने रहें, लेकिन सारे और पद भारतीयों को दे दिए जाए। मोतीलाल नेहरू व वरिष्ठ नेता इसी की मांग कर रहे थे कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा ही रहने दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो युवा वर्ग था वो नाराज हो गया। मुस्लिम लीग तो अलग नाराज हो गई, जो कांग्रेस का युवा वर्ग था, युवा नेतृत्व, खास करके सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल और ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में,
इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम भी नेहरू रिपोर्ट नहीं मानेंगे, जबकि नेहरू रिपोर्ट के दोनों सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू सचिव थे नेहरू रिपोर्ट में, इनके पिताजी अध्यक्ष थे, तो ये सचिव थे, और सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे नेहरू रिपोर्ट के सदस्यों में। ये दो लोगों ने का कहना था कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, पूर्ण स्वराज की मांग की। इन्होंने कहा हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मांग की। और 28 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन कर दिया इन दो लोगों ने मिलकर के। ये लाइन याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर किया था, याद रखिएगा, 1928 में गठित कर दिया और कहा कि हम नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। तो कांग्रेस के बाहर भी और कांग्रेस के अंदर भी नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया गया। जाहिर सी बात है नेहरू रिपोर्ट खारिज हो जाएगी, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर एकता है ही नहीं और तुमको जिस व्यक्ति ने चुनौती देकर के बता दिया है उसको मालूम है कि तुम्हारे अंदर एकता नहीं है, तो इस आधार पर नेहरू रिपोर्ट खारिज हो जाती है। और याद रखिएगा जो है गांधी जी का अल्टीमेटम क्या था? कलकत्ता अधिवेशन 1928 में समझौता हुआ। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 तक का समय दिया महात्मा गांधी ने। कलकत्ता अधिवेशन 1928 में महात्मा गांधी ने कहा कि कुछ भी हो, हमने रिपोर्ट तैयार कर दिया, हो एकता हो चाहे ना हो, नेहरू रिपोर्ट को माना जाए। ये अल्टीमेटम दिया, 1 वर्ष का समय दिया गया, अन्यथा कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा, ये महात्मा गांधी ने कह दिया। 1928 में यह चैलेंज महात्मा गांधी ने कहा कि 31 दिसंबर 1929 तक अगर नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना गया तो हम पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे, हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज ही रहेगा। और घोषित भी किया गया। इसी 1900 याद है ना, दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। और इसी अधिवेशन में याद रखिएगा कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज घोषित भी कर दिया। तो गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में जो 28 में अल्टीमेटम दिया था, पूरा न होने पर नेहरू रिपोर्ट जब नहीं मानी गई तो उन्होंने पूर्ण स्वराज घोषित भी कर दिया। याद रखिएगा महात्मा गांधी का भी मन था कि पूर्ण स्वराज ही रहना चाहिए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए। लेकिन मोतीलाल नेहरू और अन्य वरिष्ठ नेता डोमिनियन स्टेट दर्जे को लेकर के लड़ रहे थे और युवा वर्ग चाहता था कि नहीं, पूर्ण स्वराज। और महात्मा गांधी ने 28 में चैलेंज दिया और कहा, चुनौती दिया और कहा कि अगर नेहरू रिपोर्ट नहीं मानते हो तो पूर्ण स्वराज ही कांग्रेस का लक्ष्य रहेगा। और अंत में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। तो जो इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक दरार, मुस्लिम लीग का मोह भंग। यहीं से मुस्लिम लीग का मोह भंग होने लगा और सांप्रदायिकता बढ़ने लगी। दिल्ली प्रस्ताव दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग की 4 मांगे थी। संयुक्त निर्वाचन स्वीकार हो, यदि पंजाब बंगाल में आरक्षण मिले और 3 नए मुस्लिम बहुल प्रांत बनाए जाए। यह दिल्ली प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने रख दिया। अब बताओ मुझे कि क्या एकता बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो मुस्लिम लीग का यह कहना था। हिंदू महासभा का विरोध क्या था कि पंजाब और बंगाल में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित करने के मुद्दे पर हिंदू महासभा अड़ गई, इनका अलग अपना रोल हो गया। कलकत्ता सर्वदलीय समन्वय बैठक में दिसंबर 1928 में क्या निर्णय लिया? जिन्ना ने 3 संशोधन प्रस्तुत किए। केंद्र में 1/3 सीटें, पंजाब बंगाल में आरक्षण, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए। ये जिन्ना ने एक और मांग पेश कर दिया। पूर्ण अस्वीकृति। सम्मेलन याद रखना, सम्मेलन ने जिन्ना के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जिन्ना ने मोहम्मद शफी और अपना आगा खा के गुट से हाथ मिला लिया, याद रखिएगा। तो मुस्लिम लीग में कई और गुट बन गए थे। जैसे एक गुट बन गया था शफी, मोहम्मद शफी का नेतृत्व था। एक गुट बन गया था आगा खां, और जिन्ना ने इन सबको मिला करके हाथ मिला लिया कि जब हमारा प्रस्ताव नहीं माना जा रहा तो जितने भी मुस्लिम पार्टियां हैं हम सब एक हो जाते हैं और एक हो करके हम लोग विरोध करते हैं कि हम नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं। और नेहरू रिपोर्ट के अस्वीकार कर दिया गया और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री फार्मूला पेश कर दिया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला क्या है? इसमें 14 पॉइंट थे और जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला किसके विरोध में लाया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में लाया गया था। मार्च 1929 में क्या लाया गया? नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मुस्लिम लीग का एक नया मसौदा तैयार किया गया, नया फार्मूला तैयार किया गया।
याद रखिएगा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट आया, और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में याद रखिएगा जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला। तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ी हुई है, इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पहला बात करते हैं प्रतिनिधित्व। तो नेहरू रिपोर्ट, ये जिन्ना की 14 सूत्री फार्मूला में क्या क्या कहा गया था। पहला पॉइंट था आपका कि पृथक संप्रदाय निर्वाचन प्रणाली बरकरार रहे, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित हो, सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मुसलमानों को दिया जाए, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास हो, नेहरू रिपोर्ट के विपरीत कहा गया, प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए, सिंध बलूचिस्तान व जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सुधार लागू किए जाए, ये इन्होंने कहा। इसके अलावा मुस्लिम धर्म, संस्कृति व विधि का संरक्षण किया जाए, किसी संप्रदाय का विधेयक तभी पारित हो जब 3/4 सदस्य समर्थन करें, और बिना राज्यों की सहमति के संविधान संशोधन ना किया जाए। ये सब फार्मूला जो है जिन्ना ने प्रस्तुत कर दिया। इसमें अधिकांश फार्मूला मुसलमानों के लिए ही इन्होंने रखा और किसी के लिए नहीं रखा। अंत में इनके जो आपका 14 सूत्री फार्मूला जिन्ना ने दिया था, और जिन्ना को लगा कि हमारे इस फार्मूले के आधार पर साइमन कमीशन को स्थगित कर दिया जाएगा और गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा, तो अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट को भी कैंसिल कर दिया और जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला भी कैंसिल कर दिया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया और कहा अब इसी पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर हमारे देश में अगर एकता नहीं थी इन लोगों में, अगर एक प्रावधान ये लोग करते, एक सुझाव मैंने सोचा अपने मन से कि पहले सब पार्टियों को नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लेना चाहिए था। जिस चुनौती को अंग्रेजों के सामने इन्होंने स्वीकार किया था, तो वहां हार क्यों माने हम? हमें अंग्रेजों को दिखाना चाहिए था कि देखो हम सब स्वीकार कर लिए हैं, सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पर और वैचारिक आधार पर जितना भी विवाद क्यों ना हो, लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट को हम सब मान लेते हैं, एक बार मान लेते और दोबारा जब गोलमेज सम्मेलन बुला लिया जाता और तब संशोधन कर सकते थे। संशोधन करने का अधिकार तो इनको मिलता है ना बाद में, तो बाद में संशोधन कर लेते। लेकिन इन लोगों ने शुरू में ही अपना अपना चरित्र दिखाया, चाहे कांग्रेस के अंदर कोई युवा वर्ग हो, चाहे जो आपका बाहर का कोई संप्रदाय हो, मुस्लिम लीग हो, जिन्ना हो, कोई भी हो, सब ने अपने अपने तरीके से अपने अपने राग, अपने अपने जो है विचार के आधार पर लोगों ने काम किया और अंत में अंग्रेजों की जीत हो गई। नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और अंत में साइमन कमीशन के आधार पर ही गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया लंदन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आमने सामने नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला, थोड़ा इनकी तुलना भी कर लेते हैं। तुलना करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें एक बार हमारी समझ होनी चाहिए। जैसे नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला लाया गया था, तो नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया, उसके विपरीत इन्होंने क्या कहा था। तो पहला पॉइंट है संयुक्त निर्वाचन होना चाहिए, सब मिलके हो और अल्पसंख्यक आरक्षण दिया जाएगा। इनका कहना था कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन बरकरार रहना चाहिए और ये सब लागू ना हो। केंद्र, याद रखना, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होनी चाहिए। इनका कहना था कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होना चाहिए। अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं, आज भी अवशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र के पास है। अवशिष्ट शक्तियां वो होती है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, जैसे परमाणु विभाग, जैसे अंतरिक्ष, स्पेस में इसरो बहुत सारा काम करता है तो केंद्र करता है। कभी नहीं सुना होगा कि उत्तर प्रदेश ने सैटेलाइट भेज दिया, बिहार ने सैटेलाइट भेज दिया। सैटेलाइट भेजना, संचार व्यवस्था का काम केंद्र सरकार का है। ये सब अवशिष्ट शक्तियों में आती हैं, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। सामान्य प्रतिनिधित्व, केंद्रीय विधायिका में सामान्य प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सबका होना चाहिए। मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जानी चाहिए, इनका कहना था केंद्र की विधायिका में। राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शक्तिशाली केंद्र वाला संघ होना चाहिए। और ये कहते थे प्रांतीय स्वतंत्रता वाला ढीला संघ होना चाहिए, अर्थात प्रांतों को शक्ति ज्यादा दे दो और केंद्र को कमजोर कर दो। ये कहना किसका था, जिन्ना का। इनका कहना था कि नहीं, केंद्र को मजबूत करो और उसके साथ राज्य लगे रहे। ठीक है, याद रखना, इस आधार पर ये तुलना की गई। बर्केनहेड की सर्वसम्मति की चुनौती अंततः विफल रही
वायसराय इरविन ने नवंबर 1929 के दिल्ली घोषणा पत्र को भी अस्वीकार कर दिया। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इस आधार पर जो दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था, नेहरू रिपोर्ट इस आधार पर खारिज कर दिया और सर्वसम्मति की चुनौती को अंततः जो है इसकी जीत हो गई किसकी, बर्किनहेड की। उसको पता था कि भारतीयों में एकता तो है नहीं, लेकिन इन लोगों जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं तो जाए अपना बना के दिखाएं। अगर सब लोग मान जाते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको पता था कि ये लोग मानेंगे है नहीं, ठीक है। इस आधार पर जो है कह सकते हैं कि एकता की कमी बहुत बड़ा कारण था। ऐतिहासिक प्रभाव क्या पड़ा 1929 27 29 के बीच का जो ऐतिहासिक प्रभाव था, आगे क्या प्रभाव पड़ा। तो 1950 का संविधान, संवैधानिक नींव, नेहरू रिपोर्ट भारत के वर्तमान संविधान का आधार बनी। इसे सिद्ध किया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं लिख सकते हैं। मौलिक अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता यहीं से लिए गए हैं, याद रखिएगा। इन सब की बात पहली बार यहीं नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी। जो हमारा संविधान आज है वो कहीं न कहीं उन लोगों की भी उसमें देन है। विभाजन के बीच सांप्रदायिक विभाजन, जिन्ना द्वारा संयुक्त निर्वाचन की अस्वीकृति और 14 सूत्री मांगों ने सांप्रदायिक राजनीति को गहरा कर दिया, जिसने अंततः भारत के विभाजन की वैचारिक पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। तो भारत का जो पार्टीशन हुआ उसमें जो है ये भी एक प्रभाव पड़ा इसका, ठीक है। तो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसका जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला आया था, तो प्रभाव दोनों का पड़ा, याद रखिएगा। इन दोनों रिपोर्टों की असहमति के कारण ही ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिससे 1935 का भारत शासन अधिनियम को बनाया जा सके। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। अब यहाँ एक चीज हम आपको थोड़ा क्रम से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन आया। साइमन जो कमीशन आया था इसको याद रखिएगा। साइमन कमीशन 1927 से लेकर 1929 तक इसने अपना काम किया और 27 मई 1930 को फिर रिपोर्ट दे दिया। लेकिन साइमन कमीशन जब आया तो ये क्यों लाया गया था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए लाया गया था। साइमन कमीशन के विरोध में ही नेहरू रिपोर्ट लाई गई। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला लाया गया। अंत में जब दोनों कैंसिल हो गया तो साइमन कमीशन के आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया और गोलमेज सम्मेलन के आधार पर ही 1935 का अधिनियम तैयार किया गया। तो 1935 का जो अधिनियम तैयार किया गया था वो गोलमेज सम्मेलन के आधार पर तैयार किया गया था और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर तैयार किया गया था 1935 का अधिनियम। तो उसमें जो प्रावधान किए गए, जो जो इसे सिफारिश किया था, यहाँ उसको मान लिया गया और 1935 के अधिनियम में उसको दे दिया गया। तो उसको हम आगे बढ़ेंगे और 1935 का अधिनियम जब हम बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो वहाँ की चीज आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रावधान किए गए। गोलमेज सम्मेलन जब पढ़ाएंगे तो उसी साथ में उसको भी हम वहां जोड़ेंगे, उसको हम बताएंगे, ठीक है। निष्कर्ष की बात करते हैं, एक वैचारिक भट्टी की बात करते हैं। साइमन कमीशन के विरोध से शुरू हुआ यह सफर भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। एक और नेहरू रिपोर्ट ने भारत की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष आत्मा का खाका खींचा। दूसरी ओर जिन्ना की मांगों ने उन सांप्रदायिक दरारों को उजागर कर दिया जिसका फायदा ब्रिटिश साम्राज्य ने अंततः उठाया। यह कालखंड केवल दस्तावेजों का निर्माण नहीं था, बल्कि भविष्य के भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक रूपरेखाओं का पहला स्पष्टीकरण था। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइमन कमीशन क्या था, उससे प्रावधान क्या था, मैंने बता दिया है। नेहरू रिपोर्ट वो क्या था, उसमें क्या प्रावधान थे। जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला क्या था। तीनों को एक साथ पढ़ना जरूरी था क्योंकि तीनों का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो इस चैप्टर में मैंने इन तीनों को इसलिए बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट तीनों जुड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं। कहीं कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा और इसको जानिएगा, और आगे हम लोग जो बढ़ेंगे तो जिन्ना का 14 ये क्या कहते हैं गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे हम लोग और 1935 का अधिनियम, इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसके अलावा लखनऊ या फिर जो है अन्य क्षेत्रों में जो सम्मेलन हुए थे उनका क्या महत्व था, लाहौर सम्मेलन का क्या महत्व था। तो एक एक घटनाओं को हम लोग आगे करके बढ़ते जा रहे हैं और कहीं कोई भी टॉपिक छोड़ने का प्रयास मेरा नहीं है, क्योंकि कोई टॉपिक छोड़ने का मतलब यह है कि एग्जाम में अगर हम एक तरह से नाइंसाफी होगी। तो एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो हम लोग आज हम लोग यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू।